नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी तक हमने 9 पाठ पढ़ लिया था। आज हमारा जो है वो है आपका 10वां पाठ, ठीक है। और इस 10वें पाठ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मृदा और कृषि से संबंधित प्रश्नों की, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मृदा से। एमपीपीएससी में हो या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्वेश्चन आपको मृदा से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश की कृषि से देखने को मिलते हैं। तो हम जो है कृषि के क्वेश्चन बहुत अभी इसमें कम शामिल किए गए हैं, लेकिन हाँ इसके बाद और जो भी आपका पार्ट आएगा उसमें कृषि के क्वेश्चन और शामिल कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए आप लोग, लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार बघेलखंड के किस भाग में दिखाई पड़ता है। लाल एवं पीली मिट्टी का जो विस्तार है बघेलखंड के किस भाग में हमें दिखाई पड़ता है। तो जो बघेलखंड वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ पर हमें लाल एवं पीली मिट्टी अक्सर दिखाई देती है, लेकिन इसका जो भाग है वो अक्सर बहुत ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है, तो वो हमें दिखाई देता है मध्यवर्ती एवं पूर्वी भाग में। कहाँ पर? मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में क्या होता है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार बघेलखंड में हमें दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड। मध्य प्रदेश के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए, आप लोग को भी मालूम होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो आपका मध्य प्रदेश का ऊपरी वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, जो हमारा ऊपरी वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग, ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। हाँ, ये इधर ज़्यादा मैंने कर दिया, थोड़ा सा ये वाला इलाका ले लो। ये जो भाग है आपका, यहाँ पर क्या है, आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो भाग आएगा हमारा, कौन कौन सा आएगा भाई, हमें मालूम है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये क्षेत्र आएगा आपका, ठीक है। भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर वाला भाग आएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिशाओं से संबंधित बोला उसने, मध्य प्रदेश में जो आपको देखने को मिलेगा तो उत्तर पश्चिमी भाग में कहाँ पर आएगा, जो आपका भाग आएगा ये वाला भाग, ये कौन सा वाला भाग आएगा भाई, हाँ ये जो भाग आता है ये कौन सा आता है, हाँ उत्तर पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलती है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। मिट्टी की प्रकृति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। भाई अगर हम देखें कि मिट्टी की अगर हमें प्रकृति क्या करना है, निर्धारित करना है, तो उसकी प्रकृति कैसी है कि भाई वो क्षारीय है, अम्लीय है, इस तरह से जो भी प्रकृति हमें देखने को मिलती है हमें, ठीक है, उसका जो नेचर है मिट्टी का, वो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे हम मिट्टी की प्रकृति का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं भाई, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, सरंध्रता, जल और खनिज, ये तीनों ही क्या है, मिट्टी के क्या है, हाँ निर्धारक तत्व है। मतलब अपना आंसर क्या आएगा, ये सभी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट देखें, मिट्टी के अपर्दन को निम्न में से क्या कहा जाता है। मिट्टी का क्या होता है, अपर्दन। अपर्दन मतलब क्या होता है, हाँ देखिए अपर्दन जो होता है ना, अपर्दन मतलब क्या हुआ कि उपजाऊ भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। उपजाऊ भूमि हो या कोई भी भूमि हो, अक्सर देखने को मिलता है कि उपजाऊ भूमि की ही हम बात करते हैं कि उपजाऊ भूमि का क्या होना, हाँ अपने स्थान से दूसरी जगह पर चले जाना, ठीक है। जैसे किसके किन के कारण होता है, जो मृदा अपर्दन जो है, देखिए एक तो नदियों के बहाव के कारण होता है। देखिए मैं आपको कारण बताता हूँ कि मृदा अपर्दन किन किन कारणों से होता है। पहला कारण क्या है आपका, अत्यधिक चराई। क्या होती है, जब अत्यधिक क्या होती है, जब चराई की जाती है पशुओं के द्वारा, क्या होती है, चराई जब होती है तब ऐसा होता है। दूसरा कारण क्या है, मृदा का अपने स्थान से हटना, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा बहाना। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा बहाना। फिर तीसरा कारण क्या है भाई, अत्यधिक क्या होती है, जब वर्षा होती है। अत्यधिक क्या होती है, जब वर्षा होती है तब ऐसा होता है, ठीक है। चौथा कारण और क्या हो सकता है, वो है आपका भूमि प्रबंधन अच्छे से ना करना। भूमि का प्रबंधन क्या नहीं करना, अच्छे से ना करना, यही कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये चारों कारण हमने देख लिया। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं मृदा अपर्दन के। यहाँ पर क्या दिया हमें यहाँ पर दिया है कि मिट्टी के अपर्दन को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपर्दन रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर, कौन सा ऐसा कारण है
जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या नहीं है, हाँ, उपयुक्त नहीं है। देखिए, हम बांध के द्वारा क्या कर सकते हैं, बांध बनाकर क्या कर सकते हैं, बांध बनाना, बांध के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार अगर खेती की जाती है तब भी हम मृदा अपरदन रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हम भूमि का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। लेकिन अत्यधिक चराई से हम मृदा का अपरदन नहीं रोक सकते हैं, मृदा का अपरदन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना, अत्यधिक चराई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कारक भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण क्या है, आपकी मृदा अपरदन होता है? ठीक है, पहला क्या है आपका, वर्षा, बिल्कुल होती है, वर्षा तो मृदा अपरदन का कारण है ही। अत्यधिक चराई बिल्कुल है। तीसरा, त्रुटिपूर्ण भूमि प्रबंधन, ये भी है। तो ये तीनों के कारण, मतलब ये सभी क्या आएगा, ये सभी के कारण क्या होगा, आपका भूमि का क्या होता है, अपरदन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? पहले कछारी मिट्टी समझना। कछारी मिट्टी क्या होती है आपकी, जो कछारी मिट्टी होती है कैसी, जब नदियों के द्वारा क्या होता है, जब नदियाँ क्या करती है, अपने अपवाह क्षेत्र से क्या करती हैं, जब थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्या करती है, वो ला करके बिछा देती है, अपने अपवाह क्षेत्र में बिछा देते हैं, किनारे किनारे अगर वो बिछा दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये आ रही है नदियाँ और इसके आजू बाजू क्या है, वो छोड़ती जाती है, क्या आपकी मिट्टियाँ छोड़ती जाती हैं, मिट्टियाँ करती है इधर छोड़ती जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, कछारी मिट्टी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान रखना। तो ये जो कछारी मिट्टी का जो भाग है, अक्सर हमें कहाँ दिखाई देता है, भिंड, मुरैना, श्योपुर साइड दिखाई देता है, ग्वालियर साइड में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर। अगर यहाँ पर श्योपुर भी आता तो वो भी हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। कछारी मिट्टी का विस्तार यहीं पर हमें दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 7 के बाद 8, निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? बालू की कमी मतलब क्या, हाँ, जैसे बालू जो होती है, जैसे देखा होगा आपने, रेत जिसको हम बोले, क्या बोले अपन, रेत, है ना। तो जो बालू होती है, बालू की अधिकता तो हमें जलोढ़ मिट्टी में मिलती है, कछारी मिट्टी में देखने को मिलेगी, अधिकता मिलेगी। देखो, जलोढ़ मिट्टी में भी अधिकता मिलेगी, ठीक है, सॉरी, लाल पीली मिट्टी में नॉर्मल दिखाई देती है, ठीक है, और कछारी मिट्टी में भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आपको काली मिट्टी में दिखाई नहीं देगी। किस में नहीं देगी भाई, काली मिट्टी में हमें क्या नहीं दिखाई देती है, बालू की जो अधिकता दिखाई नहीं देती, मतलब इसमें कमी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी जो है, इसका जो निर्माण है, काली मिट्टी का जो निर्माण है, वो ज्वालामुखी के क्या होता है, जब ज्वालामुखी आती है, ठीक है, तो ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी आती है, उसके बाद में जो उसका जो लावा होता है, वो लावा क्या हो जाता है, जब वो ठंडा होता है, ठीक है, तो वो जो ठंडा होता है और वो जब परत बन जाती है, तो उससे क्या होता है, आपकी काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से क्या बनती है, आपकी काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसमें कहीं से कहीं तक क्या नहीं मिलेगी आपको, बालू देखने को नहीं मिलती है, उसमें कमी पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा जिला है भाई, सर्वाधिक अगर देखा जाए तो वो है आपका मुरैना। वो क्या है आपका, मुरैना। श्योपुर कम है लेकिन कम है, भिंड भी कम है, लेकिन सर्वाधिक क्या है आपका, मुरैना है। सर्वाधिक क्या है आपका, मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से काली मिट्टी में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। काली मिट्टी में पर्याप्त रूप से क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई, वो है आपका बुंदेलखंड। वो क्या है आपका, बुंदेलखंड में क्या है, सर्वाधिक जो देखने को मिलती है वो मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मालवा पठार तथा सतपुड़ा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी देखने को हमें मिलती है? ठीक है, तो ये कौन सी मिलती है आपकी, मालवा का पठार हो गया और आपका सतपुड़ा क्षेत्र हो गया। यहाँ पर गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी, गहरी काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, कहाँ पर, मालवा पठार और सतपुड़ा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? उदासीन मतलब क्या, जिसका पीएच मान क्या होगा, 7.0 होगा। जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.0 होता है, वो मिट्टी कौन सी है? तो वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। वो कौन सी है आपकी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो होती है उदासीन। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, जिसका पीएच मान कितना, 7.0 होगा। क्लियर है। चलिए,
नेक्स्ट अपन आते हैं, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है? ऐसा कौन सा कारण है जो लाल पीली मिट्टी में पीले रंग का कारण है? तो वो है आपका फेरिक ऑक्साइड। क्या है भाई? फेरिक ऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, लाल पीली मिट्टी का रंग में जो पीला रंग होता है वो मेन कारण होता है फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 15। मध्य प्रदेश की मृदा को सामान्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश की मृदा को सामान्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है? देखो, सामान्यतः अगर देखा जाए तो मैं आपको दो कारण बताता हूं। देखिए, एक तो है सामान्यतः अगर देखा जाए तो 7 है, ठीक है। और हम अगर किसकी बात करें, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण की बात करें, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण की बात करें तो उसके अनुसार कितना है? 5 है। कितना है भाई? 5 है। तो ध्यान रखें आप लोग, जब भी अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग लगाओगे कितना आंसर? 5, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः नॉर्मल अगर देखा जाए तो 7 प्रकार है, लेकिन हमें क्या करना है, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो बताया गया है कि भाई 5 है तो हमें 5 लगाना है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है आपकी साधारण गहरी काली मिट्टी। क्या है? आपकी साधारण गहरी काली मिट्टी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये काली मिट्टी का क्या है? ये प्रकार है सारे। गहरी काली मिट्टी हो गई, छिछली काली मिट्टी हो गई, साधारण काली मिट्टी हो गई, ठीक है। साधारण छिछली काली मिट्टी हो गई, तो साधारण ये क्या है? काली मिट्टी के प्रकार है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो मात्रा में हमें देखने को मिलती है काली मिट्टियों में वो है साधारण गहरी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है ये आपकी लाल काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है भाई? ये आपकी क्या है? काली मिट्टी। ध्यान रहे आप लोग को कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? आपकी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आती है क्या? आपकी लाल पीली मिट्टी। दूसरे नंबर पे क्या आती है? आपकी लाल पीली मिट्टी आती है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी क्या? जलोढ़ मिट्टी। तीसरे नंबर पे क्या आती है? जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी, दूसरे नंबर पे क्या है? आपकी लाल पीली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश में धान की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है भाई? वो है आपकी लाल पीली मिट्टी। क्या है? आपकी लाल पीली मिट्टी क्या है आपके लिए? हाँ, धान की कृषि के लिए उपयुक्त है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 पॉइंट होता है। कितना होता है? 7.0 मतलब 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं मिलती है? सघन रूप में नहीं मिलती। देखिए, मुरैना में मिलेगी आपको, है ना, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, भिंड में मिलेगी और ग्वालियर साइड भी मिलेगी, लेकिन होशंगाबाद में आपको जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ, चंबल वाला जो भाग है वो महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.5 से लेकर के 8.5 के बीच। 5.5 से लेकर के 8.5 के बीच। मतलब क्या हुआ कि ये अम्लीय से क्षारीय की ओर होती है। कैसी होती है ये? अम्लीय से क्षारीय की ओर होती है। अम्लीय से क्षारीय की ओर, ठीक है, ध्यान रखना। पीएच मान मालूम है ना? अम्ल अगर है तो कितना होगा? 7.0 से कम होता है, और क्षारीय जो होता है वो 7.0 से क्या होता है? अधिक होता है। और जिसका 7.0 पीएच मान है वो होता है उदासीन। चलिए समझ में आ गया ना? देखो मैं बता देता हूँ आप लोग को, ध्यान समझ लेना आप लोग, ठीक है। अगर 7.0 किसी भी पदार्थ का क्या है? पीएच मान 7.0 है तो वो क्या होगा? आपका उदासीन होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर हो जाता है, 7.1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, जितना भी बढ़ जाए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतनी ही उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? उतनी ही क्षारीय होती है। जैसे अपना ब्लड, ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो। और पीएच मान क्या होगा? हाँ, 7.0 से क्या हो जाता है? जैसे जितना जितना कम होगा उतना ही क्या होगा? हाँ, वो जो पदार्थ है वो कैसा होगा? आपका अम्लीय होता है।
वैसा वैसे क्या होता है, वो अम्लीय होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन 22। निच्छालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? ध्यान ध्यान समझना यहाँ पर, निच्छालन क्या होता है पहले उसको समझ लो तो आपको समझ में जाएगा। देखो निच्छालन क्या होता है, जब अधिक वर्षा होती है, क्या होती है, जब अधिक वर्षा होती है और मिट्टी के पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो रिस कर क्या हो जाते हैं, मिट्टी के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिससे उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निच्छालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निच्छालन। और ये केवल जो कौन सी मिट्टी के साथ होता है, ये केवल और केवल आपको किस मिट्टी के साथ होगा आपका, हाँ ये होता है लाल पीली मिट्टी के साथ में। किस मिट्टी के साथ में, लाल पीली मिट्टी के साथ में ऐसा अधिकतर होता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए तो हम आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 में। कहाँ आएंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती है? ध्यान रखना ये होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, जिसे हम काप मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काप मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए सर्वाधिक, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगी आपकी काली मिट्टी। ठीक है, राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? तो वो है आपकी काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी क्या बोलते हैं अपन, रेगुर कहा जाता है। और काली मिट्टी की जो मात्रा है वो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ आते हैं 25। मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सी मृदा गोंडवाना सेल समूह से निर्मित मानी जाती है? ऐसी कौन सी मृदा है जो गोंडवाना लैंड से, हाँ गोंडवाना जो सेल समूह है उससे निर्मित मानी जाती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो है आपकी लाल पीली मिट्टी। क्या है आपकी, लाल पीली मिट्टी का माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? ध्यान रखना जो जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो है आपका 7.57% है। कितना है भाई, 7.57% है। जलोढ़ मिट्टी का जो भाग है वो कितना है, 7.57% है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 27 में। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग निम्न में से कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मृदा, ठीक है, कौन सी है आपकी, काली मिट्टी। लेकिन यहां पर वो क्या पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका, वो है, मैंने आपको बताया था अभी, लाल पीली मिट्टी। क्या है आपका, लाल पीली मिट्टी का जो भाग है वो 18.30% है। कितना है, 18.30% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये कौन सी पाई जाती है भाई, ये पाई जाती है आपकी लाल पीली मिट्टी। क्या पाई जाती है आपकी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29। बैतूल, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में निम्न में से काली मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है? ठीक है, कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ये जो है आपके बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन जिलों में जो देखने को मिलती है वो मिलती है छिछली काली मिट्टी। काली में नहीं, ठीक है, काली नहीं मिलती, ना साधारण काली मिलती है, ठीक है, ना गहरी काली मिट्टी मिलती है। ठीक, कौन सी मिलती है, छिछली काली मिट्टी मिलती है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? मिट्टी का क्या करना है, उसकी प्रकृति का क्या करना है, निर्धारण करना है। ठीक है, तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर, यह है आपके चट्टानों की। किसकी भाई, चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है आपकी बाड़ियों में क्या लगाना, फलदार पौधे लगाने से है। किससे, बाड़ियों में क्या लगाना, फलदार पौधे लगाने से है। ठीक है, जो किसानों, जो गांव क्षेत्र में क्या होता है, बाड़ियाँ होती है, घर के पीछे क्या होती है, बाड़ी होती है। ठीक है, जो खेत के बराबर नहीं होती है, बहुत कम होती है, वहाँ पर क्या लगाना, फलदार पौधे लगाना ही क्या है आपका,
हाँ, बाड़ी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 32। निम्न में से कौन से प्रकार की मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? हमारे मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार की, इनमें से कौन से प्रकार की मृदा नहीं पाई जाती? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्र मिट्टी, ये तीनों मिट्टी तो पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती हमारे मध्य प्रदेश में? पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में, मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अग्रणी जिला जहां पर सर्वाधिक क्या है, मत्स्य उत्पादन होता है, तो वो है आपका क्या है आपका जबलपुर। वो क्या है आपका जबलपुर है। क्लियर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आश्रय योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आश्रय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये कब की गई भाई? 2008 में की गई। कब की गई थी? 2008 में की गई थी मुख्यमंत्री आश्रय योजना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35। सर्वाधिक जल धारण करने वाले मृदा निम्न में से कौन सी है? सर्वाधिक जो जल धारण करती है, मतलब जल को सोख लेती है, एब्जॉर्ब करती है, वो मृदा कौन सी है? ठीक है, तो वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी क्या? काली मिट्टी। क्या है आपकी? काली मिट्टी क्या करती है? सर्वाधिक मात्रा में क्या करती है? हाँ, जो वाटर होता है, वाटर को क्या करती है? होल्डिंग करती है, या फिर आप बोलो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश को अभी तक कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो चुका है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने बार? अब तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। किसको? मध्य प्रदेश को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। राज्य में फसलों को उनके उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में लगाइए। अब आपको जमाना है किस क्रम में? घटते क्रम में। मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है हमारे मध्य प्रदेश में, उससे कम क्या होता है, फिर उससे कम क्या होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सर्वाधिक जो मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश में क्या होती है? गेहूँ होती है, गेहूँ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका सोयाबीन होता है, फिर चना, फिर चावल, फिर मक्का। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पहला। चलिए क्लियर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असत्य बताइए। हमें संस्थान देखने हैं कि मध्य प्रदेश में जो कृषि संस्थान है वो कौन कौन से यहाँ पर सही हैं और कौन कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे अगर हम देखिए चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, बिल्कुल सही। ठीक है, जो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? बड़वानी में है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? खरगोन में है। लेकिन कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में ना होकर के कहाँ पर है आपका? भोपाल में है। कहाँ पर है आपके? भोपाल में है। क्या? अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखना, अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा हूँ, महाविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो है वो जबलपुर में है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की। वो कहाँ पर है आपका? भोपाल में है, ना कि जबलपुर में। विद्यालय जरूर जबलपुर में है, लेकिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपके भोपाल में है। तो अपना आंसर क्या जाएगा भाई? हमारा आंसर आएगा सेकंड। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी है? तिलहन फसलें कौन सी है? तो भाई सोयाबीन भी तिलहन फसलें है, सरसों भी है, अलसी भी है। तो यहाँ क्या आएगा अपना आंसर? ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो हमें मालूम है बिल्कुल, क्या है आपका? खंडवा और खरगोन। क्या है भाई? खंडवा और खरगोन, जिन्हें क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है यहाँ पर? कपास का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुसंधान है वो कहाँ पर आपका? खरगोन में है अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फसलों के आधार पर, किसके आधार पे? फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितने प्रदेशों में बांटा गया भाई? 7 प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में? 7 प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए मध्य प्रदेश अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल है। ठीक है, राज्य के किस जिले में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो अरहर है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये कहाँ होता है भाई? हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में होता है। कहाँ होता है? नरसिंहपुर में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और एक बात और रखना कि यहाँ पर क्या होता है? गन्ना उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भाई? 43। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक सिंचाई
किस क्षेत्र में होती है? कुओं के द्वारा। तो ये होती है आपके पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर होती है भाई? पश्चिमी क्षेत्र में। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। ध्यान रखना, कुओं और नलकूपों के द्वारा क्या होती है? हमारे मध्य प्रदेश में पूरी सिंचाई होती है। क्लियर है? हाँ। और जो तालाब है उसके तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा, ये कहाँ होती है आपके? ये होती है नरसिंहपुर और नरसिंहपुर ना होकर के आपके बालाघाट और आपका सिवनी वाला क्षेत्र में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है अपना, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक क्या होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। तो ये है आपका होशंगाबाद। क्या है आपका? होशंगाबाद। और अगर हम मालवा क्षेत्र की अगर बात करें, इससे पहले में क्वेश्चन आया था कि मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होता है? गेहूं होता है। ध्यान रखना, मालवा क्षेत्र में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? गेहूं का भंडार कहा जाता है मालवा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45। मध्य प्रदेश में गोवंशीय सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ध्यान समझना मेरी बात को। क्या होता है? जो गोवंश मतलब जो गाय है, ठीक है, गाय भैंस है ना, तो इसमें क्या है? गोवंशीय सांड मतलब जिन ऐसे सांड के में क्या होता है, जो पहले से सांड होते हैं उनकी नस्लों में क्या करते हैं? परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, नस्लों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है उनकी, वो क्या हो? बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नस्ल सुधार करना। क्या करना है? नस्ल सुधार करना। तो इसके लिए कौन सी जो योजना चालू की गई? वो है आपकी नंदीशाला। क्या है आपकी? नंदीशाला। ठीक है, अब जो नस्ल सुधार के बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे अपन, खैर अभी नॉर्मल समझ लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र कहां पर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है? ध्यान समझना, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोग को बताया था, टेस्ट सीरीज में ही चल रही थी अपना। ठीक है, तो कहां पर आपका? जबलपुर में। कहां पर भाई? जबलपुर में क्या है आपका? गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र खोला गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47। अलसी के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? अलसी के मुख्य उत्पादक जिले, तो अलसी का जो मुख्य उत्पादन जिला है वो है आपका सागर और रीवा। क्या है भाई? सागर और रीवा है, जहां पर अलसी का मुख्यतः उत्पादन होता है। अरहर के लिए नरसिंहपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद फसल बीमा योजना प्रदेश में कब लागू की गई? ठीक है, बेहद फसल बीमा योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? तो ये की गई 1985 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग क्या, कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? देखो यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा बोल रहा है ना, कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये कितने भागों में बांटा गया है भाई? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है आपका धान उत्पादक जिला सर्वाधिक कहाँ पर? बालाघाट में होता है। बालाघाट में तांबा होता है, खनिज होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 50 प्रश्न थे जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। ठीक है, तो आप लोग तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, बस एक ही चीज़ सोचें कि हमें क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है, और बिल्कुल टाइम बना करके रणनीति के साथ में आप अपनी तैयारी करते रहें, जिससे आप लोग का क्या है? बेनिफिट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोग से कम मिल रहा है मुझे, तो थोड़ा सा आप लोग है ना इतना करें कि रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा दें, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी क्या हो जाएगा? अच्छा लगेगा मुझे, और पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद।